नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रकृति। इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का अध्ययन करने से पूर्व हम अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको मनोविज्ञान की शाखाएं अथवा मनोविज्ञान के क्षेत्र इनके बारे में विस्तार से समझाया गया। आपको बताया मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं या मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो आपको बतलाया सामान्य मनोविज्ञान, जहाँ साधारण परिस्थितियों में बालक के अथवा व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? सामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद आपको बतलाया असामान्य मनोविज्ञान, यानी असाधारण या असामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? असामान्य मनोविज्ञान कहलाती है। उसके बाद आपको मानव मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल मानव व्यवहार का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, वह क्या कहलाता है? मानव मनोविज्ञान। फिर हमने आपको बताया पशु मनोविज्ञान, जिसमें पशुओं के व्यवहार और उनके व्यवहार के कारणों का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती? पशु मनोविज्ञान कहलाती। इसी प्रकार हमने आपको बताया आगे समाज अथवा समूह मनोविज्ञान। उसके बाद हमने आपको शुद्ध मनोविज्ञान, व्यवहारत अथवा व्यवहारगत मनोविज्ञान, उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान, उसके बाद आपको सैन्य मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान। यानी इस प्रकार से आपको काफी क्षेत्र बतलाए गए। यानी मनोविज्ञान लगभग प्रत्येक क्षेत्र में क्या करता है? अपना अस्तित्व रखता है। तो ये हमने अपनी पिछली क्लास में क्या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम आज की क्लास में अपने टॉपिक मनोविज्ञान की प्रकृति का क्या कर रहे हैं? विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मनोविज्ञान की प्रकृति। तो आप देखते हो, आपको जब से पढ़ा रहे हैं तब से एक ही बात बोलते चले आ रहे हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है और इसके अंतर्गत प्राणी एवं पशु दोनों के व्यवहारों का समस्त प्रकार के वातावरण में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है और इसके अंतर्गत प्राणी एवं पशु दोनों ही के व्यवहारों का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है, यानी पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस। और हमने आपको बताया अपनी पिछली क्लास में कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम पॉजिटिव साइंस के रूप में जिसने परिभाषित किया और वो व्यक्ति कौन था? जॉन ब्रॉड्स वाटसन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार के शुद्ध विज्ञान के रूप में क्या किया? परिभाषित किया अथवा बतलाया। अगली चीज, मनोविज्ञान सबसे पहले आप देखो विधायक अथवा शुद्ध का अर्थ क्या है? विधायक अथवा शुद्ध, जो मनोविज्ञान है, हम बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। इसके अंतर्गत प्राणी एवं पशु दोनों के व्यवहारों का क्या किया जाता है? समस्त प्रकार के वातावरण में अध्ययन किया जाता है। अब विधायक विज्ञान क्या है? तो विधायक विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान है वो किन किन का अध्ययन करता है? कारण, प्रभाव, क्रिया, प्रतिक्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया। यानी विधायक विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान है वो किन का अध्ययन करता है? कारण, प्रभाव, क्रिया, प्रतिक्रिया अथवा उद्दीपन एवं अनुक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से विवेचन
करता है, वैज्ञानिक तरीके से क्या करता है, उनकी व्याख्या करता है। यानी व्यक्ति अथवा पशु किसी भी प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है, किसी भी प्रकार का प्रभाव सामने आ रहा है, तो उस व्यवहार को प्रदर्शित करने के पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो उसका वो क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है किसी भी प्राणी अथवा पशु के द्वारा, तो उस प्रतिक्रिया के आधार में कोई ना कोई क्रिया अवश्य हुई होगी। इसी प्रकार आप देखते हो किसी भी प्रकार की अनुक्रिया कोई जीव है वो व्यक्त करता है, तो उस अनुक्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण यानी उद्दीपन अवश्य हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप उस उद्दीपन ने उसको अनुक्रिया करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया हुआ। ये हम आपको पिछली क्लास में ही बता चुके। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है बार बार अपना पैर ऊपर उठाता है और उठाते हुए लंगड़ाते हुए चल रहा है, तो ये बार बार उसका पैर उठाना या लंगड़ाते हुए चलना, इसके उस प्रकार के व्यवहार के पीछे उसके कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, कारण रहा होगा, कोई ना कोई उद्दीपन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, बार बार पैर उठाकर चल रहा है। तो जब आप देखते हो कि यदि उसकी कारण का हम अध्ययन करें या जानना चाहें, तो उसके पैर में कोई कांटा अथवा कांच चुभा हुआ है, जिसकी वजह से वो बार बार क्या है, अनुक्रिया व्यक्त कर रहा है, यानी बार बार अपना पैर ऊपर उठा रहा है। इसी प्रकार आप देखते हो किसी भी प्रकार का व्यवहार सामने आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे तो व्यक्ति कैसा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, प्रत्येक प्राणी चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित अथवा अनपढ़ हो, तो वो क्या चाहता है, यह जब उसका विवाह होता है तो विवाह उपरांत प्रत्येक प्राणी चाहे वो शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो, उसकी पहली प्रायिकता संतान के रूप में किसकी होती है, पुत्र प्राप्ति की होती है। किसकी होती है, पुत्र प्राप्ति की। यानी चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, यानी चाहे पढ़े लिखे पति पत्नी हो अथवा अनपढ़ पति पत्नी हो, लेकिन उनकी पहली प्रायिकता किसकी होती है कि हमारे संतान के रूप में जो पहली संतान हो वो पुत्र हो। अब वो दूसरी बात है कि पुत्री हो जाए, उसको भी हम उतनी ही अच्छी बेहतर परवरिश देते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या रहती है, पुत्र होने की होती है। दूसरी चीज, यदि आप देख रहे हैं पुत्री हो जाए, लेकिन फिर भी वो प्रयास क्या करते हैं कि भाई अगली बार पुत्र हो, या बार बार पुत्री होने पे भी आप देखते हो पुत्र प्राप्ति की लालसा में बार बार संबंध बनाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उन्हें रिजल्ट मिलता है, तो वहां पर आप संतुष्ट होते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन आप देख रहे हो जो मूल में जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रही है, उनकी लालसा पुत्र प्राप्ति की लालसा। तो व्यक्ति इस प्रकार का जो व्यवहार दर्शा रहा है, उस व्यवहार के पीछे कारण क्या है, तो उस व्यवहार के पीछे जो कारण होता है वो प्रत्येक जीव की मूल प्रवृत्ति है, पुत्रेषणा। कौन सी मूल प्रवृत्ति, पुत्रेषणा। और ये मूल प्रवृत्ति किसने बतलाई, विलियम मैकडूगल ने बतलाई। तो उसने 14 मूल प्रवृत्ति बतलाई, उनमें से एक मूल प्रवृत्ति क्या है, पुत्रेषणा, यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अथवा लालसा रखना। तो चाहे व्यक्ति शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति के रूप में पुत्र प्राप्ति अवश्य चाहता है कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो। इसीलिए आप देखते हो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं अपने पुत्र वधुओं को क्या आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र प्राप्ति हो, यानी आपके क्या हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान के रूप में क्या हो, पुत्र मिले आपको। कभी भी पुत्री आपने कहते हुए नहीं सुना होगा ना देखा होगा। तो यही है कि जो विधायक विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान है वो कारण प्रभावों का, यानी किसी भी प्रकार का प्रभाव, किसी भी प्रकार का जो व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है उस व्यवहार को प्रदर्शित होने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण प्रभाव क्रिया प्रतिक्रिया तथा उद्दीपन अनुक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से क्या करता है, अध्ययन करता है, विवेचन करता है। इसलिए मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है या पॉजिटिव साइंस है। अब अगली चीज फिर से समझो विधायक कोई, जो विधायक विज्ञान है, विधायक विज्ञान के अंतर्गत प्राणी अथवा पशु, कौन, प्राणी अथवा पशु के व्यवहार
के कारणों की खोज करना तथा मानव समाज का अध्ययन करना, यह क्या होते हैं? विधायक विज्ञान के उद्देश्य है। विधायक विज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? प्राणी अथवा पशु के व्यवहार के कारणों की खोज करना तथा मानव समाज का विधिवत तरीके से क्या करना? अध्ययन करना। यह विधायक विज्ञान का क्या होता है? उद्देश्य होता है। और यही चीज किसमें? मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह मनोविज्ञान भी क्या करता है? प्राणी और पशु के व्यवहार का क्या करता है? उसके कारणों की खोज करके कारणों के साथ क्या करता है? उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार है वो क्यों दर्शा रहा है, उसके पीछे क्या मूल कारण है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है? मानव समाज अथवा मानव व्यवहार का विधिवत एवं क्रमबद्ध अध्ययन जारी रखता है। इसलिए हमने मनोविज्ञान को क्या कहा है? विधायक विज्ञान अथवा व्यवहार का शुद्ध एवं विधायक विज्ञान कहा है। तो बात समझ में आई ना? विधायक अथवा शुद्ध विज्ञान का अर्थ क्या है? यानी जो मानव व्यवहार है उसको कारण प्रभाव क्रिया प्रतिक्रिया उद्दीपन अनुक्रियाओं के साथ वैज्ञानिक तरीके से विवेचन करने वाला जो विषय है वही क्या है? मनोविज्ञान है। अगली चीज, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के साथ साथ नियामक विज्ञान भी है। यानी विधायक को हमने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से कि विधायक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। या विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान है कारण प्रभावों उद्दीपन अनुक्रियाओं क्रिया प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता है। अब हमने बतलाया आपको जो विधायक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? प्राणी अथवा पशु व्यवहार का कारणों का क्या करना है? खोज करना है। उसके व्यवहार को व्यक्त होने के पीछे क्या कारण है तथा उस मानव समाज का विधिवत एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विधायक विज्ञान का क्या होता है? उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य क्या है? मनोविज्ञान का भी। इसलिए मनोविज्ञान को हमने क्या बोला है? विधायक विज्ञान बोला है। अब अगली प्रकृति है वो है मनोविज्ञान। हमने आपको क्या बताया? पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस के साथ साथ क्या है मनोविज्ञान? नॉर्मेटिव। मनोविज्ञान है जो विधायक विज्ञान के साथ साथ क्या है? नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब नॉर्मेटिव विधायक हमने आपको समझा दिया। अब आप नॉर्मेटिव साइंस को समझिए। सबसे पहले आप आ जाओ, जो नियामक होता है इस नियामक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नियम बनाने वाला। नियम बनाने वाला अथवा बंधन में रखने वाला। नियम बनाने वाला अथवा बंधन में रखने वाला। यानी जो नियामक शब्द है इस नियामक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नियम बनाने वाला अथवा बंधन में रखने वाला। तो जो मनोविज्ञान है वो नियामक विज्ञान इसलिए है क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्ति का विधायक विज्ञान के रूप में जो उसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का विधायक विज्ञान के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के आधार पर मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? नियम निर्मित किए जाते हैं। उन्हें बंधन में रखने वाले क्या किए जाते हैं? नियम रखे जाते हैं अथवा निर्मित किए जाते हैं। जैसे विधायक विज्ञान के द्वारा हमने यह बताया कि भाई जो व्यक्ति का व्यवहार है वो वातावरण से प्रभावित होता है और व्यक्ति का व्यवहार है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो ये क्या हुआ? जब विधायक विज्ञान के रूप में हमने उसके प्रभाव को कारण को जाना और कारणों के फलस्वरूप जो बार बार प्रभाव बदलते हुए आ रहे हैं उनके आधार पर हमने क्या बना दिया? नियम बना दिया कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति का क्या होता है? व्यवहार परिवर्तित होता है। तो यही इसीलिए इसको मनोविज्ञान को क्या बोला गया? नियामक विज्ञान बोला है। यानी नियम बनाने वाला अथवा बंधन में रखने वाला। यानी जो विधायक विज्ञान के द्वारा जो तथ्यों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है
उन तथ्यों के आधार पर नियमों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? नियामक विज्ञान के अंतर्गत होता है। इसलिए इस मनोविज्ञान को नियामक विज्ञान भी कहते हैं। नियामक विज्ञान में आदर्शों अथवा मूल्यों का क्या किया जाता है? विवेचन किया जाता है। आदर्शों अथवा मूल्यों का क्या किया जाता है? विवेचन किया जाता है, और उसके आधार पर यह बतलाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये किसमें बताते हैं हम? नियामक विज्ञान में। जबकि विधायक विज्ञान में हम क्या बताते हैं? क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है। ये तो हम किसमें बताते हैं? विधायक विज्ञान में। जबकि नियामक विज्ञान में क्या बताते हैं? तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं हम आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ता हुआ कोई किसी को देखना नहीं चाहता। उसके अंदर ईर्ष्या अथवा घृणा जो विकार हैं, जो संवेग हैं, नेगेटिव संवेग, नकारात्मक संवेग हैं, वो घर कर जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखकर वो क्या करता है? उससे ईर्ष्या अथवा घृणा करने लगता है। अब जो विधायक विज्ञान है, तो विधायक विज्ञान के अंतर्गत तो दूसरे व्यक्ति की तरक्की को देखकर व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्या अथवा घृणा करता है। जबकि नियामक विज्ञान क्या कहता है? तो उसको ईर्ष्या और घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखकर उसे अपने रूप में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको क्या है? हमें एक अभिप्रेरक के रूप में, एक उत्तेजक के रूप में, एक मोटिवेशनल कारक के रूप में उसका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। जैसे ये मेरा मित्र है अथवा मेरा पड़ोसी है, जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है इतनी विषम परिस्थितियों में, तो मैं अपनी इन सामान्य अथवा अपेक्षाकृत अच्छी परिस्थितियों में उसे अपने लक्ष्य को मैं क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? तो ये कौन बतलाता है? हमें नियामक विज्ञान बतलाता है। तो नियामक विज्ञान क्या है? नियम बनाने वाला अथवा बंधन में रखने वाला विज्ञान है। ये हमारे आदर्शों एवं मूल्यों का क्या करता है? विवेचन अथवा उल्लेख करता है और प्रणाली को बतलाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है? मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के साथ साथ क्या है? नियामक विज्ञान है। विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान कारण प्रभावों का, क्रिया प्रतिक्रियाओं का और उद्दीपन अनुक्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन अथवा विवेचन करता है और तथ्यों का अध्ययन करता है और बतलाता है कि व्यक्ति क्या करता है, किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। यह किसमें बता रहा है मनोविज्ञान? अपने विधायक अर्थ में। जबकि नियामक अर्थ में व्यक्ति को क्या बतलाता है मनोविज्ञान? कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे आदर्शों और मूल्यों में क्या करता है? उल्लेखित करने का प्रयास करता है। किसी प्रकार का व्यवहार है, उस व्यवहार को आदर्श अथवा मूल्य के रूप में क्या करता है? निर्धारित करने का प्रयास करता है। तो वो क्या है? हमारा नियामक विज्ञान है। इसलिए मनोविज्ञान को विधायक एवं नियामक दोनों ही विज्ञान माना है। अब आ जाओ अगला, मनोविज्ञान सार्वभौमिक। मनोविज्ञान कैसा है? सार्वभौमिक है। अब ये आप भी जानते हो, आपको पहले ही बतलाया था कि मनोविज्ञान आज नहीं, मनोविज्ञान आदिम काल से है। और आपको पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई उस समय बताया भी था, आदि काल में जब मानव आदि मानव के रूप में था, बंदर के रूप में था, जब से मनोविज्ञान था। और वो स्वप्न दृष्टा का अध्ययन करते करते हम यहाँ मनोविज्ञान की अवधारणाओं तक आ पहुंचे। तो आप देख रहे हैं मनोविज्ञान क्या है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक व शाश्वत है। यानी जो मनोविज्ञान की प्रकृति है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं शाश्वत है। सार्वभौमिक यानी संपूर्ण भूमंडल पर मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है और किसी प्रकार का व्यवहार व्यक्ति क्यों दर्शाता है, चाहे वो व्यक्ति संसार के अथवा भूमंडल के किसी भी कोने का हो, वो उसी प्रकार का व्यवहार दर्शाएगा सामान्य परिस्थितियों में या उसी प्रकार की परिस्थितियों में। तो आप देख रहे हो, इसलिए इसको मनोविज्ञान में क्या बोला? सार्वभौमिक बोला। जैसे कोई उद्दीपक है, पैर में कांटा चुभेगा अथवा कांच चुभेगा, तो पैर में कांटा चुभने पर अथवा कांच चुभने पर पैर का स्वचालित रूप से अथवा ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठना, यह क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो यह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, चाहे वो संसार का अथवा भूमंडल के किसी भी भूभाग का प्राणी हो, चाहे वो मानव हो अथवा पशु हो, वो इसी प्रकार का क्या दर्शाएगा? व्यवहार
दर्शाएगा। इसलिए मनोविज्ञान को हमने क्या बोला है, सार्वभौमिक बोला है। दूसरे सार्वकालिक, यह सार्वकालिक अभी हमने आपको बताया, यानी यह मनोविज्ञान आज भी है, भूतकाल में भी है और आगे भविष्य काल में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया स्टार्टिंग में कि जो मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई वो आदिम काल से मानी जाती है, जब मानव का स्वरूप क्या था, आदि मानव अथवा बंदर का था। तो वहीं से आप देख रहे हो जो स्वप्न दृष्टा की समस्या थी, उस स्वप्न दृष्टा की समस्या का विश्लेषण करने के फलस्वरूप हम मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा पर आ पहुंचे। तो आप देख रहे हैं मनोविज्ञान क्या है, सार्वभौमिक है, भूमंडल के प्रत्येक प्राणियों में मनोविज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं वो परिलक्षित होते हैं। सार्वकालिक है, यह भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी होगा। और आप देखते हो भूतकाल में इसका अध्ययन जब हम करते थे तो इस मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी इसका अध्ययन हम किसमें करते थे, दर्शन शास्त्र में करते थे। और उसके बाद अब इसका वर्तमान में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, सार्वकालिक है। सार्वदेशिक यानी ये समस्त क्षेत्रों में मनोविज्ञान विद्यमान है, चाहे मानवीय क्षेत्र हो अथवा पशु क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सैन्य क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान क्या है, कार्य करता है। और मनोविज्ञान क्या है, शाश्वत है। मनोविज्ञान क्या पूर्णतः सत्य है। शाश्वत का अर्थ क्या है, सत्य। तो मनोविज्ञान क्या है, सार्वभौमिक यानी भूमंडल के समस्त प्राणियों में मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत देखने को परिलक्षित होते हैं या स्पष्ट नजर आते हैं। सार्वकालिक है, सार्वदेशिक और शाश्वत अथवा सत्य है। अगली चीज जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रकृति शाश्वत होने के साथ साथ क्या है, इसमें परिवर्तनशीलता का भी गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परिवर्तनशीलता का भी गुण पाया जाता है। यानी समय काल परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। और यह बात कौन कह रहा है, मनोविज्ञान कहता है। यानी आप आर.एस. वुडवर्थ की जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो याद करो, वातावरण के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। यानी आर.एस. वुडवर्थ ने क्या कहा कि वातावरण जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता जाता है। तो वातावरण के अनुसार व्यक्ति का क्या होता है, व्यवहार परिवर्तित होता है। और उस व्यवहार परिवर्तन के कारण इस मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी हो गई है, परिवर्तनशील हो गई है। यानी जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होगा व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता जाता है। तो इस प्रकार जो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है, यानी प्रत्येक भूमंडल के प्रत्येक प्राणी के अंदर व्यवहार देखने को मिलता है। तो वो सार्वभौमिक है। सार्वकालिक है, भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी व्यवहार है और प्राणी का व्यवहार आगे भी रहेगा। सार्वदेशिक संपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हो विद्यालय में भी यदि कोई बालक क्लास में फर्स्ट आता है, जैसे विद्यालय मनोविज्ञान, तो क्लास में फर्स्ट आता है या अच्छा कार्य करता है तो उसको हम पुरस्कृत करते हैं। और जो गलत काम करता है, अनुचित कृत्य करता है, अवांछनीय कार्य करता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, दंड देने का अथवा निंदा करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यही बात कौन बतलाता है हमको, मनोविज्ञान का नियम अथवा सिद्धांत बतलाता है कि यदि व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत क्यों किया जाता है, जिससे व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए बार बार प्रेरित हो और अन्य व्यक्ति भी उसको देख करके अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो। जबकि अनुचित और अवांछनीय कार्य करने के लिए व्यक्ति को निंदा अथवा दंड दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि निंदा अथवा दंड क्या है, सभी को बुरा लगता है, इसलिए वो अनुचित और अवांछनीय कार्य की भविष्य में फिर से पुनरावृत्ति ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं अथवा उसकी निंदा करते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हो कि ये सभी क्षेत्रों में और पूर्णतः शाश्वत एवं सत्य है। शाश्वत होने के साथ साथ मनोविज्ञान में क्या पाया जाता है, परिवर्तनशीलता का गुण भी पाया जाता है। और परिवर्तनशीलता इसलिए बोला है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का वातावरण परिवर्तित होता है वैसे वैसे व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता जाता है। और यही परिभाषा किसने दी थी, आर.एस. वुडवर्थ ने दी थी कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब अगली प्रकृति, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान विषय के रूप में इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। तो अब मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो किसी भी विषय को हम विज्ञान स्वरूप देने के लिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी विषय सामग्री में अथवा विषय वस्तु में,
वो हम अब आगे बताएंगे। तो अगली जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो हमने इससे पहले आपको बता दिया मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान के रूप में व्यक्ति अथवा पशु दोनों के व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। विधायक विज्ञान से तात्पर्य प्राणी अथवा पशु के व्यवहारों का कारण, प्रभाव, उद्दीपन, अनुक्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि का वैज्ञानिक ढंग से क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? विधायक विज्ञान कहलाता है। और विधायक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? प्राणी एवं मानव व्यवहार का क्या करना है? कारणों सहित अध्ययन करना है। और मानव समाज का विधिवत अध्ययन करना क्या है इसका उद्देश्य है। इसलिए यह विधायक विज्ञान का उद्देश्य है। और यही उद्देश्य क्या है? मनोविज्ञान का है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला? विधायक विज्ञान बोला। फिर हमने आपको बताया मनोविज्ञान विधायक होने के साथ साथ नियामक विज्ञान भी है, यानी नॉर्मेटिव साइंस भी है। नॉर्मेटिव का अर्थ हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, नियम बनाने वाला अथवा बंधन में बांधने वाला। तो नियामक विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान आदर्शों एवं मूल्यों की विवेचना करता है, यानी व्यक्ति के व्यवहारों का तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हुए क्या करता है? उसके मूल्यों और आदर्शों की विवेचना कर उनका क्या करेगा? निर्धारण करेगा। और व्यक्ति को यह बतलाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ईर्ष्या अथवा घृणा नकारात्मक संवेग है, लेकिन व्यक्ति उसका भी सकारात्मक रूप ग्रहण करके अपने आप को प्रोत्साहित कर सकता है और अपने लक्ष्य प्राप्तियों से साधक बना सकता है। फिर हमने आपको बतलाया कि मनोविज्ञान सार्वभौमिक है, यानी भूमंडल के प्रत्येक प्राणी व्यवहार दर्शाता है, इसलिए वो क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वकालिक है, यानी प्रत्येक काल में है। सार्वदेशिक है, यानी समस्त क्षेत्रों में क्या है? मनोविज्ञान लागू किया जाता है अथवा अपनाया जाता है अथवा इसका प्रयोग किया जाता है। और यह शाश्वत एवं सत्य है। शाश्वत होने के साथ साथ मनोविज्ञान में परिवर्तनशीलता का भी गुण पाया जाता है, यानी वातावरण के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसलिए मनोविज्ञान भी क्या है? परिवर्तनशील है। इसलिए आप देखते हो मनोविज्ञान की पहली अवधारणा कौन सी निकल गई? आत्मा का विज्ञान। दूसरी अवधारणा मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरी चेतना का विज्ञान। और चौथी और आधुनिक व्यवहार का मनोविज्ञान। तो इस प्रकार क्या है? यह मनोविज्ञान के कौन से स्वरूप को दर्शाती है? परिवर्तनशीलता वाले प्रकृति को दर्शाती है। अब अगला, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो किसी भी विषय को वैज्ञानिक तभी कहा जा सकता है जब उसमें विज्ञान से संबंधित 5 तत्व उपलब्ध हो अथवा मौजूद हो। यानी किसी भी विषय को वैज्ञानिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उस विषय की विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री में विज्ञान संबंधी 5 तत्व मौजूद नहीं होंगे। तो विषय सामग्री के लिए 5 तत्व क्या है? मौजूद होना आवश्यक है। किसी भी विषय को वैज्ञानिक तभी कहा जा सकता है जब उस विषय की विषय वस्तु में 5 वैज्ञानिक तत्व मौजूद होंगे, उपलब्ध होंगे। अब कौन कौन से वो तत्व हैं? सबसे पहले आ जाओ, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, यानी किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब उसकी विषय वस्तु का अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों द्वारा करवाया जाता हो। यानी किसी भी विषय को जब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के द्वारा उसका अध्यापन कार्य कराया जाता है तो वो विषय वस्तु किसकी श्रेणी में आएगी? विज्ञान की श्रेणी में आएगी। और मनोविज्ञान विषय का जो अध्ययन है या मनोविज्ञान विषय की विषय वस्तु के अध्ययन में जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी? प्रयोगात्मक, निरीक्षण,
सांख्यिकीय एवं मनोमितीय वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उसमें विज्ञान संबंधी 5 तत्व मौजूद होंगे, और उनमें जो सबसे पहला तत्व वो है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां। यानी किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उस विषय की विषय सामग्री का अध्ययन है, वो अध्ययन किन विधियों द्वारा कराया जाए, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों द्वारा अथवा वैज्ञानिक विधियों द्वारा उस विषय का अध्ययन करवाया जाता है। तो वो विषय क्या है, मनोविज्ञान जैसे, तो वो विषय क्या कहलाएगा, विज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जो मनोविज्ञान विषय है, मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री का जो हम अध्ययन करते हैं या विषय सामग्री का जो अध्ययन करते हैं, वो प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि अथवा मनोमिति जो वैज्ञानिक विधियां, इन विधियों के द्वारा मनोविज्ञान की विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसलिए मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। अगला वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय को वैज्ञानिक श्रेणी में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता को समझो, ये कई बार पेपर में आता है, ये शब्द आपको हर पेपर में लगभग मिलेगा ही मिलेगा। अब वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य होता है, जो वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है वो है परिणामों की एक रूपता। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है, जो इसका वास्तविक और संक्षेप में शॉर्ट में जो अर्थ है वो है परिणामों की एक रूपता, यानी परिणाम समान होना चाहिए। यदि किसी भी विषय सामग्री का अध्ययन किया जाए, किसी भी समस्या का अध्ययन किया जाए और कितने भी बार अध्ययन किया जाए, लेकिन हर बार उस समस्या का जो मूल है, जो कारण है, जो परिणाम है, वो क्या हो, समान हो। कैसा हो, समान हो। यानी किसी भी समस्या का कितनी भी बार या बार बार अध्ययन किया जाए, चाहे कितने भी अध्ययनकर्ता उस समस्या का अध्ययन करें, लेकिन बार बार अध्ययन करने पर समस्त अध्ययनकर्ता एक ही परिणाम पर, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि उस विषय की विषय वस्तु के परिणामों में क्या पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। यानी उस विषय वस्तु के परिणामों की क्या है, उस विषय वस्तु में एक रूपता है। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, किसी भी विषय को वैज्ञानिक दर्जा देने के लिए वस्तुनिष्ठता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो आप देख रहे हो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, सर आइजक न्यूटन ने। और न्यूटन ने इसमें बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई आकर्षण शक्ति है, आकर्षण बल है, कोई ऐसा बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और उसी को उसने क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व माने पृथ्वी, आकर्षण माने खींचना, अपनी ओर खींचना। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा गुरुत्व या ऐसा कोई आकर्षण बल है जो प्रत्येक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाने वाली प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यह नियम और सिद्धांत बना दिया। अब चाहे वो संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, समस्त भूमंडल के किसी भी कोने पर चले जाओ, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस कार्य को किया जाए कि जैसे ये पेन है, ये मार कर ऊपर फेंका जाएगा तो वापस कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। चाहे ये मैं फेंकूं, चाहे किसी अन्य देश का कोई भी नागरिक फेंके, चाहे बालक फेंके या वृद्ध फेंके, लेकिन परिणाम क्या होगा, ऊपर फेंकने पर वस्तु वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो कोई भी समस्या है, किसी भी नियम अथवा सिद्धांत को कितने भी व्यक्ति क्या करें, प्रयोग में लाए, लेकिन बार बार परिणामों की क्या हो, एक रूपता हो, समानता हो, तो उस विषय वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो आप देख रहे हो गुरुत्वाकर्षण नियम के वजह से प्रत्येक वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर वापस कहाँ आती है, नीचे आती है। लेकिन यदि उस वस्तु को पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर ऊपर की तरफ चली जाए,
तो फिर वो वस्तु वापस जमीन पर नहीं आएगी, कहाँ चली जाएगी? सीधी अंतरिक्ष में। कहाँ स्थापित हो जाएगी? अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगी। अब इतने पलायन वेग से चाहे भारतीय वैज्ञानिक फेंके, चाहे अमेरिकी वैज्ञानिक फेंके, या चाइना का वैज्ञानिक अथवा व्यक्ति फेंके, वेग वस्तु को कितना दिया जाना है? पलायन वेग दिया जाना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फिर वो वस्तु वापस नीचे नहीं आएगी, कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगी। तो आप देख रहे हो, ये नियम अथवा सिद्धांत अथवा इस प्रयोग को कितने भी व्यक्ति करें, बार बार करें, लेकिन हर बार परिणाम क्या आएगा? समान आएगा। तो जब किसी विषय वस्तु में इस प्रकार का गुण होता है तो उसका यह गुण क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो मनोविज्ञान में भी क्या है? वस्तुनिष्ठता का ही गुण पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि अब एक एग्जाम्पल हम मनोविज्ञान से बताऊं, जैसे दोहराने की प्रवृत्ति है, वो शेषवावस्था में पाई जाती है। जो शिशु होते हैं उनमें क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप उनसे बार बार जिस कार्य को करने की मना करें, लेकिन बार बार व्यक्ति उसी कार्य को शिशु क्या करता है? करने का प्रयास करता है। आप देखते हो बार बार बालक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है, और आप बार बार उसको उतार के नीचे लेके आते हो और मना करते हो सीढ़ियों पर मत चढ़ो, गिर जाओगे। लेकिन बालक बार बार शिशु का है सीढ़ियों पर चढ़ता है। जैसे ही आपका ध्यान हटता है, शिशु तुरंत कहाँ पहुंच जाता है? सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। तो उसके अंदर, बालक के अंदर उस अवस्था में क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कौन बतला रहा है? ये मनोविज्ञान बतला रहा है। तो जो वो शिशु है, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, अथवा इंग्लैंड का, या समस्त भूमंडल के किसी भी भूभागीय क्षेत्र का हो, उस अवस्था में उस शिशु में यह प्रवृत्ति अथवा व्यवहार पाया जाएगा। तो यह क्या है? उसके परिणाम की क्या है? एक रूपता है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला है? वस्तुनिष्ठ बोला गया है। एक और चीज, जैसे संचय की प्रवृत्ति। अब प्रत्येक प्राणी में मनोविज्ञान की जो मूल प्रवृत्तियात्मक सिद्धांत है वो कहता है कि 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे हो कि उनमें से एक मूल प्रवृत्ति क्या है? संचय अथवा संग्रह, यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है, या संग्रह करने की प्रवृत्ति, एकत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि भाई शेष अवस्था में आप देखते हो बच्चा या शिशु है, भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने क्या करता है? संचय करता है, एकत्रित करता है। फिर बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में उसके खेलने के जो साधन है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन खेलने के संसाधनों को, जैसे बैट बॉल, भिन्न भिन्न प्रकार की बॉलों का, फुटबॉलों का, वॉलीबॉलों का, रैकेट का, उनका क्या करता है? संग्रह करता है। या कांच की गोलियां जो अपने खेली जाती हैं, कांच की गोलियां, कागज के पत्ते हैं, ताश के पत्ते हैं, इनका क्या करता है? वो संग्रह करता है। जब वो आप देखते हो किशोरावस्था में होता है, तो किशोरावस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्यों का क्या करता है? संग्रह करता है। पुस्तकों का संग्रह करना प्रारंभ हो जाता है। या फिर आप देखते हो, और आप वयस्कावस्था में जाओगे तो फिर, या प्रौढ़ावस्था में, तो फिर धीरे धीरे वो धन का संग्रह करना, जमीन जायदाद, आभूषणों का संग्रह करना प्रारंभ कर देता है। यानी संग्रह कर रहा है, और मृत्यु तक क्या करता जाता है? संग्रह करता जाता है। तो आप देख रहे हो, यह संचय की प्रवृत्ति है, चाहे वो संसार के भूमंडल के किसी भी भूभाग का प्राणी हो, उसमें अवश्य पाई जाएगी। तो परिणामों में क्या हुई? एक रूपता हुई। व्यवहार क्यों दर्शा रहा है? इस प्रवृत्ति की वजह से, और वो व्यवहार सभी में उपलब्ध है, मौजूद है। तो यही क्या है? मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठता है। तो वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है? परिणामों की एक रूपता से है। अब अगला, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, वस्तुनिष्ठता। अब प्रामाणिकता। प्रामाणिकता तो स्वाभाविक सी बात है, जिस विषय वस्तु की अध्ययन सामग्री में वस्तुनिष्ठता का गुण होगा, किसका? वस्तुनिष्ठता का गुण होगा, तो उसके वस्तुनिष्ठता में क्या होगी? परिणामों में समानता होगी, एक रूपता होगी। अब उस प्रयोग को बार बार आप कितनी बार करो, लेकिन हर बार करने पे क्या है? उस परिणाम को आप क्या कर सकते हो? सिद्ध कर सकते हो, सत्यापित कर सकते हो। तो यही गुण किसमें पाया जाता है? मनोविज्ञान में पाया जाता है। तो इसलिए यही गुण क्या है? विज्ञान का भी है कि भाई कितनी भी बार प्रयोग किया है, हर बार क्या है? परिणाम समान हो। तो जब हम परिणामों का सत्यापन कर सकते हैं, परिणामों की एक रूपता
का सत्यापन अथवा सिद्धिकरण कर सकें। तो विज्ञान का यह गुण क्या कहलाता है? प्रामाणिकता कहलाता है। यानी बार बार कितनी भी बार प्रयोग करें, हर बार परिणाम समान आएंगे तो वस्तुनिष्ठता है। और जब बार बार परिणाम समान आ रहे हैं, उसको हम बार बार सिद्ध भी कर सकते हैं, तो फिर यही गुण क्या बन जाता है? उसकी प्रामाणिकता बन जाता है। तो आप देख रहे हो, तो विज्ञान के अंतर्गत भी हमने बताया कि अभी ये आपको एग्जाम्पल जो गुरुत्वाकर्षण नियम वाला, तो आप बार बार कितनी भी बार करो, हर बार परिणाम समान आएगा, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो वही चीज क्या बनेगी? प्रामाणिकता बनेगी। तो मनोविज्ञान का अगला गुण क्या है? प्रामाणिकता भी। इसलिए मनोविज्ञान क्या कहा है? विज्ञान माना है। अगला चौथा गुण सार्वभौमिकता। प्रामाणिकता को आप सत्यापन भी बोल सकते हो, ठीक है जी। सार्वभौमिकता। अब यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी। अब सार्वभौमिकता। अब आप देखते हो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। यानी किसी भी काल में जाओ, किसी भी परिस्थिति में जाओ, जो नियम और सिद्धांत है वो हमेशा वहां क्या होगा? अप्लाई होगा, लागू होगा। उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख रहे हो विज्ञान का कोई भी नियम अथवा सिद्धांत ले लो, जैसे प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया द्वारा हम जितना बल एक वस्तु पर लगाते, प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल दूसरी वस्तु क्या करती है? हम पर लगाती है। यही नियम कहता है विज्ञान और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप देख रहे हो, जैसे हम नाव पर से किनारे पर कूदते हैं, तो नाव पर पैर लगते हैं, तो पैर से हम नाव को क्या पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, और बदले में नाव हमें आगे की तरफ जंप करती है प्रतिक्रिया स्वरूप। तो जितनी ताकत से हम नाव को पीछे की ओर धक्का मार रहे हैं, उतनी ही ताकत से नाव हमें आगे की ओर फेंकती है। तो आप देख रहे हो, यह नियम और सिद्धांत है, चाहे वो ब्रह्मांड के अथवा भूमंडल के किसी भी स्थान पर जाओगे, भूमंडल पृथ्वी की किसी भी स्थान पर जाओगे, इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो संबंध देखा जाएगा, वो सब में क्या होगा? समान एक रूप होगा। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया इस नियम को? भाई ये सार्वभौमिक नियम है। तो आप देख रहे हो, सार्वभौमिकता का तात्पर्य किसी भी नियमों अथवा सिद्धांतों को सार्वभौमिक तभी मानते हैं जब वो समस्त परिस्थितियों में क्या हो जाए? लागू हो जाए, हर व्यक्ति पर उसका क्या हो? पूर्ण रूप से लागू किया जा सके, तो वो क्या है? आपका सार्वभौमिक है। तो वही चीज क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत है, वो भी क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। प्रत्येक प्राणी पर अथवा उसके व्यवहार पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक संवेग है वरिष्ठता। संवेग का नाम मैं बताऊं आपको, हर्ष अथवा खुशी। अब वरिष्ठता की भावना है सीनियरिटी। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी की भावना व्यक्ति को हर्ष एवं उल्लासित करती है। आप देख रहे हो, जो चपरासी है, चपरासी से जो बड़ा होता है, थर्ड ग्रेड कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है? वो अपने आप में हर्ष और उल्लासित रहता है कि यह तो मुझसे छोटा है। अब उस थर्ड ग्रेड से ऊपर कौन है? सेकंड ग्रेड। वो सेकंड ग्रेड उनको क्या करता है? कीड़ा मकोड़ा समझता है, अरे ये तो मुझसे छोटा है, मैं तो इनसे सुपीरियर हूँ। इसी प्रकार आप देखते हो, ऊपर से ऊपर जाने पर आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर, वो सबसे सुपीरियर है, तो उसे पता है ये सब मेरे मंत्री संतरी और ये सभी प्रजा क्या है? मेरी एक अवाम है। तो आप देख रहे हो, जो सीनियरिटी की भावना है, वो सीनियरिटी की भावना व्यक्ति में क्या लाती है? हर्ष अथवा खुशी अथवा उल्लास लाती है। अब वो संसार का, समूचे जगत का कोई भी प्राणी हो, उस प्राणी के अंदर यह सीनियरिटी की भावना है, उसके अंदर इसी संवेग का भाव क्या करेगी? उत्पन्न करेगी। तो यह क्या होगा? सार्वभौमिक होगा। इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला? सार्वभौमिक बोला है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री का जो अगला वैज्ञानिक तत्व क्या मौजूद है उसमें? सार्वभौमिक है। वो भी उसमें क्या होता है? उपलब्ध अथवा मौजूद होता है। अब आ जाओ
पांचवा तत्व वो है भविष्यवाणी की योग्यता। भविष्यवाणी की योग्यता। अब आप देख रहे हो विज्ञान विषय में किसी भी प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर हम भविष्य की क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं या उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में इसमें इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। और आपको हमने बता दिया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा करता है, और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के जो होती है उनमें क्या होती है, परिणामों की एक रूपता होती है, यानी वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। और जिन परिणामों में वस्तुनिष्ठता अथवा परिणामों की एक रूपता का गुण होगा उसको हम प्रमाणिक अथवा सत्यापित भी कर सकते हैं, बार बार सत्यापन करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि उसमें सार्वभौमिकता का भी गुण मौजूद होगा। तो जब आप देखते हो कि जब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर हम उस व्यक्ति के भविष्य के लिए भी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है भविष्य में किस प्रकार की योग्यता धारण कर सकता है, किस क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य निर्मित कर सकता है, या किस क्षेत्र में इसका विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये सब किसके आधार पर कर सकते हो आप, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के आधार पर क्या कर सकते हो, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसके भविष्य की क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी भी कर सकते हो। तो यही गुण किसमें पाया जाता है, मनोविज्ञान में भी पाया जाता है। तो आप देख रहे हो इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, एक विज्ञान की प्रकृति है, यानी मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय माना गया है। और किसी भी विषय को वैज्ञानिक विषय का दर्जा देने के लिए उसमें 5 वैज्ञानिक तत्वों का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता अथवा सत्यापन, सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी की योग्यता। और ये हमने ये 5 तत्वों को बहुत विस्तार से और सरलतम रूप से क्या है आपको प्रस्तुत किया है। अब हमें आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करो। धन्यवाद।